नमस्कार। मुद्दे की बात के इस विशेष अंक में आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हर कार्यक्रम हर दिन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन फिर भी हम जो कि भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो जब हम कभी उत्तरायण की बात करते हैं, दक्षिणायन की बात करते हैं, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, हम पूर्णिमा की बात करते हैं, अमावस्या पर दीपावली की बात करते हैं, जब अष्टमी की बात आती है तो कभी दुर्गाष्टमी की बात करते हैं, तो कभी जन्माष्टमी की बात करते हैं, हम नवमी की बात करते हैं, हम दशमी की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी बात के साथ में हमारे इतिहास के धरोहर, हमारी लोक परंपराएं, हमारी भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता चमक करके और दमक करके निकल करके आती है। और ये सहस्त्रों वर्षों की बात है। आखिर हमारी भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता आखिर कैसी है, जिसके बारे में आज हमने कहा कि इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ निधीश गोयल और भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता पर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए हमने ये आयोजित किया है। हमारे साथ जो इस चर्चा में उपस्थित होने वाले हैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। हमारे साथ में श्रीमान रमेश शिंदे जी। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदू जन जागृति समिति के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बहुत मुखर भाव से देश भर में प्रवास करते हुए विविध विषयों पर जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं उसका यशोगान करना, उसका शंखनाद करना, ऐसा आपका काम रहता है। रमेश जी, दूरदर्शन के स्टूडियो में आप पधारे हैं, अपना समय आपने दिया, धन्यवाद आपका। रमेश जी, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जो एक संस्कृति शब्द है, अपने आप में जब भी संस्कृति से शब्द को हम सुनते हैं तो अपने आप एक अलग ही विचार जो है वो अनुभव होता है। क्योंकि हम लोग गीत गाते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। तो ये जो संस्कृति सागर की बात है, बिंदु से सिंधु और सिंधु से बिंदु वाली बात करना, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, जैसे निधीश जी आपने पूछा, तो वास्तव में देखा जाए तो संस्कृति, संस्कार, ये सारी जो चीज़ें हमारे धर्म से उभर करके आती है, तो भारत की पहले से ही ये संस्कृति प्रधान ही देश रहा है। और जब भी हम इस देश के बारे में देखते हैं या जानते हैं तो हम सभी को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि हमारे यहाँ की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हो या जो हमारा विश्व जो है तो विश्व शांति की कल्पना हो, विश्व कल्याण की संकल्पना हो, जो भी बातें इस संस्कृति ने दी है वो सारी पूरे जनमानस को, पूरे विश्व के अखिल ब्रह्मांड के लोगों को जो उससे सहायता हो, इसी दृष्टिकोण से इसके बारे में हमारे संस्कृति के बारे में हम देख सकते हैं। चाहे वो सुबह से उठ करके, मतलब स्नान से लेकर के अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना या जो भी, या हमारे यहाँ पर उस समय पे युद्ध भी जो होते थे, तो युद्ध का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में आता है, तो उस समय पे राजाओं की सेनाओं के बीच में युद्ध होते थे, लेकिन किसी कृषक को, किसी किसान को उसकी कभी परेशानी नहीं होती थी। राजा के भी नियम जो होते थे वो बहुत ही अधिकार के रूप में यदि देखेंगे तो जनता के हित में, हमारे यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो बात करते हैं, तो प्रभु श्री राम जिनका आयु या जिनके जीवन के बारे में हम देखते हैं, तो एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श यानी उनके बारे में आदर्श बंधु, तो उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं तो ये संस्कार, संस्कृति जो भी जहाँ पर से आती है तो उसी से ही हमारी परंपरा जुड़ी हुई है और इन्हीं संस्कारों के आधार पर भारत की संस्कृति टिकी हुई है। आज हमारे देश का कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है तो विदेश में जाते हैं तो विदेश में भी हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक सम्मान है वहाँ पर, क्योंकि आज विदेशों में भी आप रशिया में देख लीजिए या कई सारी जगह पर हम देखते हैं, तो भारत का जो नागरिक होता है वो नागरिक वहाँ की परंपरा से वो एकनिष्ठ होकर के रहता है, वो एक उसके साथ पूरा वो एक सम्मिलित हो जाता है पूरी तरीके से। तो हम अपने आप में पूरे समाज को भी जोड़ सकते हैं और समाज का पूरा हम बिंदु भी बन सकते हैं। तो यही जो बात है उसके अंदर कि संस्कृति और संस्कार, ये दो बातें जो जहाँ पर भी सामने आती है, तो संस्कृति की हमारी यही विशेषता है कि सभी को समा करके लेना और समावेशक होना। बहुत सुंदर बात आपने कही और आपने विदेशों की बात भी की, आपने रामायण के बारे में भी बोला। मुझे लगता है कि रामायण के फुटप्रिंट्स जो हैं हमें विश्व भर में देखने को मिलते हैं कि कहाँ कहाँ आप कहीं भी दुनिया में, संसार भर में चले जाइए, कहीं किसी तरीके से आपको ये मालूम चलेगा कि या तो भगवान श्री राम यहाँ आए थे या उनके वंशज यहाँ आए थे या फिर कोई ऐसी बात है जो उससे मिलती हुई है। क्योंकि रमेश जी, हम वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। आज हमारे जो तरुणाई जिनके अंदर फूट रही है, जो युवा है 15 साल, 18 वर्ष, 20 वर्ष की आयु वर्ग के,
चमत्कार को नमस्कार पर वो इतना बात नहीं करते हैं। दे वांट लॉजिकल, कि आप इसका लॉजिक हमें बताएं कि ये फैक्चुअली कैसा है, लॉजिकली कैसा है, तर्क इस पर कितना है। तो उसकी वैज्ञानिकता, ऐसे कुछ उदाहरण अगर आपके पास में हो संस्कृति की वैज्ञानिकता के बारे में, हमारे दर्शकों के साथ में आप साझा करें। जी, ऐसे तो भारत की संस्कृति में तो ये सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। दुर्भाग्य की बात यही है कि केवल वो जो है उस दृष्टिकोण से हमारे उनको माइथोलॉजी के रूप में हम पढ़ते हैं, या उनको एक ये मिथ था, या ये एक जिसको हम कहेंगे काल्पनिक बातें हैं ये सारी जो है। लेकिन यदि वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से हम 2-4 उदाहरण भी यहाँ पर समझ करके लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात भारत की ये है कि आज यदि हम देखते हैं तो भारत की जो कालगणना है, तो आज हम वहाँ पर देखते हैं कि माइक्रो सेकंड्स में पहुँच गए, नैनो सेकंड्स में पहुँच गए। लेकिन भारत में जो कालगणना का जो वर्णन किया गया है, तो त्रुटि से निमिष, निमिष से ये जो हम देखते हैं तो ये माइक्रो सेकंड से भी बहुत नीचे तक वो जाता है। तो इतनी कालगणना बारीकी से करना, और इस कालगणना को देख करके हम यदि देखते हैं तो इस कालगणना के दृष्टिकोण से जब भी हमारे सामने ये बातें आती है तो इस कालगणना की कई सारे उदाहरण हमारे यहाँ पर है कि जैसे भास्कराचार्य जी हमारे यहाँ पर हुए, आर्यभट्ट हुए हमारे यहाँ पर, तो जिन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। खगोल के बारे में बहुत बड़ा विज्ञान हमारे यहाँ पर है। जब आज का मॉडर्न साइंस हमारे यहाँ पर नहीं था, उस समय पर भी हम जब देखते हैं कि उस समय पर भी हमारे यहाँ की परिस्थिति ऐसे थी कि एक ध्रुव को लेकर के, अब वो स्टोरीज में आ गया है, तो स्टोरीज में आने के बाद हम कथाओं में उनको जानते हैं, लेकिन वही ध्रुव तो है जो नॉर्थ स्टार जिसको कहा जाता है। तो आज पूरा विश्व जो चलता है, जो पूरा नेविगेशन चलता है, जो पूरा एविएशन चलता है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं या जो समुद्र में जहाज चलते हैं, ये सारे के सारे तो नॉर्थ स्टार को या नॉर्थ बिंदु को ही लेकर के चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ की निडल जो है उसी को बिंदु बना करके आज पूरा जो कंपास जो है वो सिस्टम उसी के आधार पर चलता है। लेकिन ये जो है कि ध्रुव अटल है, ध्रुव जो है वो अढ़ल है, वो उसके स्थान से कभी नहीं हिलेगा। ये तो हमारे परंपरा में लिखा गया है, या हमारे संस्कृति में लिखा गया है। और वहाँ से हम ये देखते हैं कि आज उसी चीज़ को उपयोग करके बाकी सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन हम जब ध्रुव की बात करते हैं तो हाँ, उसने विष्णु की उपासना की थी, फिर वो उसने अपने लिए एक परमानेंट स्थान उन्होंने मांग कर, ये कथा से हम समझ करके लेते हैं। लेकिन कथा को हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस समय पर भी इस बात को हम जान सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो वहाँ पर हमारे यहाँ पर आती है। एक और बात कि जो विशेष करके हमें जाननी चाहिए कि आज जिसको हम सप्तर्षि कहते हैं, जब हम खगोल की ज्ञान की बात करते हैं तो सप्तर्षि हम आकाश में देख सकते हैं। तो सप्तर्षि के अंदर एक वशिष्ठ इस नाम का तारा है, और वशिष्ठ का जो उपग्रह है उसको अरुंधति कहा जाता है। तो ये जो है इसको अंग्रेजी में आजकल अल्कोर और माइजर कहा जाता है। तो ये मॉडर्न टाइम में अल्कोर और माइजर कहा जाता है। हम ये देख सकते हैं कि वशिष्ठ जो है वो भी आंखों को दिखने के लिए बहुत कठिन ये है, क्योंकि बहुत भारत से अनेक प्रकाश वर्ष दूर है ये। लेकिन हमारे विवाह के विधि में ये लिखा गया था कि यदि विवाह में ये है तो वशिष्ठ अरुंधति का दर्शन आपको करना चाहिए। तो वशिष्ठ अरुंधति की विशेषता क्या है? तो वशिष्ठ जो है वो रिवॉल्व होता है अरुंधति के अगल बगल में, और अरुंधति जो तारा है वो ग्रह है, वो उसके मतलब आसपास जो उसका चारों ओर भ्रमण होता है। तो एक परिवार ने कैसा रहना चाहिए, इसका जो उदाहरण है वो वशिष्ठ और अरुंधति दर्शन से हमें ये, तो हमें लगता है कि एक विवाह का एक संस्कार हो गया कि वशिष्ठ अरुंधति का दर्शन हो गया। लेकिन आज जिस समय पे हमारे यहाँ पर हबल जैसा दूरबीन नहीं था, जो हम मतलब सृष्टि में, आसमान में या आकाश में हम देख करके ये नहीं जान सकते थे, उस समय पर इस बात को रखना है, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकता की बात है यहाँ पर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो भारत की संस्कृति में समाई हुई है, भारत की परंपरा में समाई हुई है। यदि उनको संस्कारों से हम जोड़ दे तो संस्कारों से भी ये बात सामने आती है, सीधा सीधा चली जाती है। तो वैज्ञानिकता भी ये आती है, और वहाँ पर उसको संस्कार भी कि एक परिवार कैसे होना चाहिए, एक पति और पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए,
तो ये संस्कार और सृष्टि को कैसे जोड़ा गया है, ये हमारी संस्कृति में जितनी विशालता से और जितनी अच्छे तरीके से उसको लिखा गया, मुझे नहीं लगता और कहीं पर ये होगा। दोनों उदाहरण जो दिए हैं वाकई में, अगर हम परिवार परंपरा हमारी बेहतर हो जाए तो उसके बाद में समाज परंपरा, हमारा देश, उसके बाद में पूरा विश्व, ये बहुत सुंदर बन सकता है। और इसी सुंदर बनने की बात को मैं, चूंकि अपने परिवार की बात की है रमेश जी, तो यहाँ पर आज हमारा देखा जा रहा है कि आज एकल परिवार का चलन जो है वो बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं। इसलिए जो रिश्ते होते थे कि ये चाचा जी हैं, ये मौसा जी हैं, ये मामी जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये काका जी हैं, तो शायद आज के जो छोटे बच्चे हैं इन सब रिश्तों से वो बहुत ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते ही उनके पास में नहीं है मिलजुल करके कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी से परिवार के पूछेंगे आपके परिवार में कौन कौन है, तो यही बताता है। इवन माता पिता को भी सम्मिलित करना जरा आज थोड़ा सा कम सा हो गया है कि वो आपके परिवार में नहीं, आपका परिवार यानी कि आपके नीचे वो लोग। ऐसे में क्या हम अपनी संस्कृति के उन मान बिंदुओं को भूल नहीं जाएंगे? और अगर भूल रहे हैं तो क्या प्रयास करें, कैसे प्रयास करें कि वापस से उसका परिचय, हमारा परिचय हमारे इतिहास से होगा, तब उसका परिचय हम विश्व को देंगे? जी, इसको यदि हम देखेंगे कि आधुनिकता का जब भी समय आता है या काल के अनुसार कुछ वहाँ पर बदलाव जब हो जाते हैं, तो कुछ मुद्दों को तो स्वीकारा जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे संस्कृति के विरोध में है या हमारी परिवार व्यवस्था जो है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत की परिवार व्यवस्था या कुटुंब प्रणाली जिसको कहा जाता है, कुटुंब व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसी को आदर्श मान करके चला जाता है विश्व में भी। मैं आपको इसका सबसे अच्छा और लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका में जब ये आधुनिकता जिसको हम आदर्श मान करके आज चल रहे हैं, तो अमेरिका में जब ये आधुनिकता की बात बढ़ गई और अमेरिका में ये सारी बातें जब आ गई, वहाँ पर तो न्यूक्लियर फैमिली का भी नहीं, फैमिली का ही कॉन्सेप्ट आजकल ये नहीं है, तो परिवार होता ही नहीं है, बच्चों को जन्म देते हैं और वो माता पिता अलग हो जाते हैं वहाँ पर। तो सिंगल पेरेंटिंग वहाँ पर आ गया है, सिंगल चाइल्ड वहाँ पर ये आ गया है। तो वहाँ पर ये परिस्थिति आ गई कि धीरे धीरे उन बच्चों को सरकार के पास वो वहाँ पर सीखने के लिए या वहाँ पर जिसको हम कहेंगे कि उनकी परवरिश के लिए वहाँ पर भेजना उन्होंने चालू किया। तो उस समय पे बराक ओबामा था, बराक ओबामा ने वहाँ पर एक घोषणा की थी, गो बैक टू मदरहुड। तो उन्होंने ये कहा था कि मातृत्व की दिशा में फिर से आप जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा सरकार आपके बच्चों को भोजन अच्छा दे सकती है, सरकार आपके बच्चों को अच्छा शिक्षण देने का प्रयास कर सकती है, लेकिन सरकार आपके बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती है। सरकार आपके बच्चों को कि भविष्य में राष्ट्र के प्रति आपकी क्या धारणा होनी चाहिए, आपके परंपरा के प्रति आपकी क्या धारणा होना चाहिए, आपकी संस्कृति के प्रति क्या धारणा होनी चाहिए, वो सरकार नहीं दे सकती है। क्योंकि हम जो है, सरकार का काम तो बाकी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होता है, संस्कारों की चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका में आज जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख को यदि लगता है कि ये एक हमारे सामने संकट है, तो हमें तो यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ये जो आज कई सारे बातों पर हम देखेंगे, आज एक 2-3 दिन पहले ये एक बड़ी चर्चा यहाँ पर चालू हुई है कि जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून है, तो उसको भारत में रोक दिया जाए, उसको खंडित किया जाए, क्योंकि उसके जो दुष्परिणाम हैं सामने आए हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने तो मुझे लगता है आज तक 4 बार इसके बारे में कहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक प्रकार से हम देखेंगे कि ये भारत की परंपरा के भी विरोध में है और वो किसी को सहायता नहीं कर रहा है, ना परिवार व्यवस्था को कर रहा है, ना किसी चीज़ को कर रहा है। तो ये जो सूत्र है, इनको यदि हम लेकर के देखेंगे तो जो चीज़ें विदेश में अच्छी है उनको लेना ही चाहिए, क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें पश्चिमी देशों में जो विज्ञान को खोजने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें लेना चाहिए और हमारे संस्कारों को या हमारी संस्कृति को अमेरिका को देना या वेस्टर्न वर्ल्ड को देना चाहिए। तभी जाकर के हम उनकी संस्कारों को या उनकी संस्कृति को हमारे यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं हम। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं तो उनकी मर्यादाओं को भी देखना होगा। आज वो देश उन परिस्थितियों से कहाँ पर जूझ रहे हैं, कौन सी समस्या उनके सामने आ रही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ब्लाइंडली हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जगह पर
हम कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ों को स्वीकारना चाहिए, कौन सी चीज़ों को टालना चाहिए, यदि इन दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा ज़्यादा उपयोग हो बेहतर सकता है। होगा। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि हमें कहाँ से क्या लेना है। हालांकि मैं ये भी बात आपसे यहाँ पर बोलता चलूँ दर्शकों से कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केवल परंपराओं की, मान्यताओं की बात आती है। भारत में विज्ञान की बहुत अनूठी परंपरा रही है, बहुत बड़ी परंपरा रही है। और अगर हम ज्ञान और विज्ञान की बात करेंगे तो ये कहना केवल और केवल कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े अनूठे मंदिर, आज भी अगर आप दक्षिण में की तरफ जाएंगे तो आपको इतने बड़े मंदिर दिखाई देंगे कि आपको ये विश्वास कभी नहीं हो सकता कि केवल वो छेनी और हथौड़े से बनाए गए हैं। कोई ना कोई तकनीक, हमें हो सकता है कि आज उस मशीन के बारे में आभास नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई तकनीक अवश्य रही होगी। ये अलग बात है कि हमें उसके बारे में आज पता नहीं है, लेकिन जैसे हम हैं, हम पहले उससे उन्नत थे या और अधिक बेहतर थे या नहीं थे, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ जो शिलालेख मिलते हैं, वहाँ जो मंदिर मिलते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारी समृद्धि कैसी थी। रमेश जी, उस समृद्धि पर कुठाराघात भी हुए हैं, उन मान्यताओं पर, उन बड़े बड़े जो हमारे अभिलेखागार हैं, वहाँ कुठाराघात भी हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता पर ही केवल मंदिर नहीं तोड़े गए, बल्कि बड़े बड़ी इंजीनियरिंग भी तोड़ी गई हैं? तो क्या उनके कारण से जो हमें समस्याएं आई, इसलिए भी हम लोग भूल गए उन चीज़ों को, या हमने केवल उन्हें मान्यताएं मान लिया, हमें परंपराएं मान लिया और हमने सोचा कि वो तो पुरातन पंथ वाली बात थी, अब तो बात जो है वो नव विकास की है और नव आधुनिकतावाद की है, फेमिनिज्म की है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि ये जो बात इतिहास जो है वो जैसे इतिहास है वैसे ही है, उसको तो हम टाल नहीं सकते हैं। तो भारत की ये सारी जितनी भी विज्ञान की परंपराएं हमारे यहाँ पर हुई, या जितने भी विज्ञान के आविष्कार हमारे यहाँ पर हुए, उन बातों को जब भी हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर ऐसे आती है कि भारत में मूलतः ये जो हमारी परंपरा या संस्कृति को जो, या हमारे जिसको हम कहेंगे कि भारत के गुरुकुल परंपरा को यदि हम देखते हैं तो गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ पर 14 विद्या और 64 कलाओं को पढ़ाया जाता था। आज हम देखते हैं कि ना तो लोग उन 14 विद्याओं को जानते हैं, ना 64 कलाओं को जानते हैं। तो उस कारण से सबसे पहले तो यहाँ पर से ही आ जाता है कि फिर वो सारी चीज़ें अलग तरीके से हो गई। दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे वेदों की परंपरा रही है, और उन वेदों की परंपरा में कई सारी चीज़ें वहाँ पर से सामने आती है। एक उदाहरण के रूप में देखेंगे तो 4 वेद हम सभी को पता होते हैं कि जिसके अंदर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद है। तो ये 4 वेदों के लेकिन उपवेद जो है, जो हमारे साइंस से जुड़े हुए हैं, उन उपवेदों के बारे में कहीं पर लोगों को जानकारी नहीं है। ये जो 4 उपवेद है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है शिल्पवेद, दूसरा आता है ज्योतिषवेद, तीसरा आता है आयुर्वेद और चौथा आता है धनुर्वेद। तो जब शिल्पवेद की बात आती है तो शिल्पवेद के अंदर 2 भाग उसके होते हैं। कई बार उसको गांधर्व वेद को भी उसके अंदर लिया जाता है, लेकिन शिल्पवेद में पहला आता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य को हम सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर आज जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पहले जो मनुष्य था वो गुफा में रहता था, तो हमारे यहाँ पर रामायण में तो ये है कि रावण की लंका भी सोने की थी। हमारे यहाँ पर सुदामा जो थे तो उनकी नगरी भी सोने की बना दी गई थी वहाँ पर। हमारे यहाँ पर आज भी बेट द्वारका है कि जहाँ पर वो सबमर्ज सिटी है, वहाँ पर दिखता है वहाँ पर। तो ये यदि इन घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो हमें ये सबसे पहले तो ये आना चाहिए। और मॉडर्न समय में यदि हम आते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर तो एक्सकवेशन में सारी चीज़ें आ गई। वहाँ पर विश्वविद्यालय सामने आ गया, वहाँ पर स्नान गृह कैसे होते थे, नगरों की रचना कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें सामने आ गई वहाँ पर। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन आज हरियाणा में जो राखीगढ़ी में जो एक्सकवेशन चल रहा है, राखीगढ़ी में पूरा का पूरा रथ जो जमीन के नीचे दबा हुआ था उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है, और उसका जो आयुर्मान आज ये कार्बन डेटिंग से बताया गया तो उसका आयुर्मान उन्होंने बताया कम से कम 10,000 वर्ष पूर्व ये रथ है। 10,000 वर्ष पूर्व रथ का होना, अर्थात रथ का विज्ञान होना चाहिए, रथ को बनाने के लिए विज्ञान होना चाहिए, रथ के जो पहिए होते हैं उनका सर्कुलर डायमेंशन कैसे हो उसकी रचना होनी चाहिए, उसको बनाने की कला जो है कि आप पेड़ों से कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, क्या उसका यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें, लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होना चाहिए उसके अंदर, फिर वो रथ जहाँ से चलेगा वहाँ पर रास्ता होना चाहिए।
जो घोड़े उस रथ में लगेंगे उनको संभालने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, उसके अंदर लगने वाले धातु का विज्ञान होना चाहिए। एक छोटी सी बात से यदि हम देखते तो ये कई सारी कड़ियाँ जुड़ जाती है वहाँ पर। तो मॉडर्न केवल हम बातें करेंगे तो विदेश का यदि हम देखते हैं तो आज हम पढ़ते हैं कि हाँ गैलीलियो ने सबसे पहले बताया, अब उनके दृष्टिकोण से है कि गैलीलियो ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर या भ्रमण करती है उसमें। तो उससे पहले तो ये था ही नहीं उनके यहाँ पर, और ये अभी का यदि हम देखते हैं। लेकिन भारत में यदि वराह अवतार की कल्पना हम करते हैं तो हमारे यहाँ पर वराह अवतार में जो पृथ्वी दिखाई जाती है वो गोल ही दिखाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो बाकी जो रचनाएं देखते हैं हमारे शास्त्रों में जो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या सारी जो ये बातें आती है, भास्कराचार्य की बात हो, तो उन्होंने इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा हुआ है। वैसे ही दूसरा वेद जो आता है वो आयुर्वेद आता है, तीसरा ज्योतिष वेद आता है। ज्योतिष वेद में ज्योतिष के बारे में नहीं, खगोल के बारे में रचना है पूरी सारी। और ये जो खगोलीय रचना है तो पृथ्वी से सूर्य का अंतर कितना है वो हमारे यहाँ पर बताया गया है। गणित की रचना है हमारे यहाँ पर। जब उस समय पे यज्ञ की परंपरा थी तो यज्ञ की परंपरा में खगोल का सबसे बड़ा उपयोग होता था, क्योंकि यज्ञ कोई भी किसी भी मुहूर्त के बगैर नहीं हो सकता था। तो उसके लिए उचित मुहूर्त क्या है, तो वो मुहूर्त कैसे निकालेंगे, तो मुहूर्त आपको खगोल की रचना से निकालना होगा, और उस रचना को समझना है तो आपको गणित करना होगा। तो इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो खगोल, गणित और ये सारी जो बातें आती है वो उसी के अंदर आती है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक विज्ञान की परंपरा जो हमारे यहाँ पर रही। अब दो बातें हो गई। सबसे पहले तो जो आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय ही जला दिए। तो नालंदा, तक्षशिला, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं यहाँ पर। तो ये जो विश्वविद्यालय जला दिए गए तो विश्वविद्यालय के साथ ग्रंथ संपदा नष्ट हुई हमारी। तो आज जो ऋग्वेद की अनेक शाखाएं थी उसमें से एक शाखा या दो शाखाएं या एक उपशाखा मात्र आज हमें भारत में प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान की परंपरा जो है उसका खंडन वहाँ पर हो गया कुछ मात्रा में। और जो ब्रिटिश भारत में आ गए तो उन्होंने हमारी परंपरा के कुछ बातों को लेकर के, जैसे उन्होंने ये जो परंपरा या ये जो चीज़ें हैं वो इसका रिसर्च हमारे यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से जब पढ़ाना बताना चालू कर दिया तो वही शिक्षा व्यवस्था को आज हम भी पढ़ रहे हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की उसी व्यवस्था से की। तो मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की तो मुझे पता ही नहीं था कि भारत में स्थापत्य वेद है जो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। तो ये जो बातें आती है, और उसका ही उपवेद जो है गांधर्व वेद, जिसके अंदर म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि संगीत हो, म्यूजिक हो या कोई भी कला हो, उस कला का जो मूल है वो हमारे वेदों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए संस्कृति और ये विज्ञान जो है ये अलग है ही नहीं हमारे यहाँ पर। ये दोनों बातें एक ही है, सिर्फ हमें उन बातों को समझना आवश्यक है। आपने जब एक चौथे वेद की बात की थी, धनुर्वेद की बात जब आपने की थी, हालांकि उसकी चर्चा आजकल बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब हमारे यहाँ दशरथ महाराज शब्दभेदी बाण चलाते हैं और वहां से लेकर के हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं और वो भी शब्दभेदी बाण चलाते हैं, तो ये शब्दभेदी बाण चलाना और आज की मिसाइल पर देखना कि जो जहां चाहे वहां हिट करती है, कैसे हिट करती है। हमने केवल उस बात को, उस शब्द को पकड़ा रखा, लेकिन उन्होंने उस विज्ञान को पकड़ लिया और हम उनके उस गलत कल्चर को पकड़ के लेकर के आ रहे हैं जिसमें बेसिकली कल्चर भी नहीं है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे ठीक तरीके से, अपनी जड़ों की तरफ हमें लौटना होगा। क्या करना चाहिए रमेश जी, आज अगर हम समाधान की बात करें हमारे विद्यालयों में, क्योंकि जो व्यवस्था है हमें उसी व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को आगे बढ़ाना होगा और धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी करना होगा। लेकिन ये परिवर्तन एकदम से नहीं हो सकता है, वो गर्भ में चीजें घट रही हैं और घटते घटते भी उसमें समय तो लगना है। जी देखिए, आज एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि आज हम देख रहे हैं कि सरकार के स्तर पर भी, विभिन्न सरकारों के स्तर पर ये प्रयास चल रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं तो उनकी शिक्षा कैसे आज समाज को मिले। तो सरकारों के स्तर पर तो ये एक प्रयास चल रहा है। आज मुंबई IIT में संस्कृत के प्राध्यापक वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। जो प्राध्यापक वहाँ पर
आपको ट्रेडिशनल खोज करनी है या हाइब्रिड खोज करनी है या मॉडर्न खोज करनी है, उसके बारे में वहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आज हमारे देश के कई सारे वैज्ञानिक विदेश में जाकर के आज हम देखते हैं कि विदेश की कई सारी चीज़ों का पैटर्न जो है वो भारतीयों के पास है। तो इससे भी कई सारी चीज़ें लोगों के सामने आ रही है। पूना में एक भीष्म इंडिक इंस्टीट्यूट नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हमारी इन सारी परंपराओं को अब वो एक कोर्स के रूप में पढ़ा रहे हैं। गुजरात में सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर इंडिक स्टडीज़ नाम से एक विभाग नया चालू किया गया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एजुकेशनल माध्यम से तो आ रही है, लेकिन साथ में हमें उसकी ज्ञान की परंपरा को, उसकी जो आज, क्योंकि पहले ये था कि आपके पास माध्यम सीमित थे, तो आपको या तो स्कूल में एजुकेशन मिलेगा या तो प्राइवेट ट्यूशन में मिलेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आप कई सारे ट्यूशन्स ऐसे आ गए कि आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और घर में आपको ऑनलाइन सारे कोर्सेस आ गए। कोविड के बाद तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन कोर्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चालू हो गए। तो उसी के द्वारा यदि हम परिवार में ये सारी व्यवस्थाओं को लाने का प्रयास करेंगे और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कारित करने के दृष्टिकोण से यदि प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आज कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, कई सारे विषय उपलब्ध है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आजकल हम OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये बहुत सारी बातें आ चुकी है। कई सारी संस्थाएं भी ऐसे चालू हो चुकी है कि जो इन सब विज्ञान की परंपराओं को सिखाते हैं। इन सब विज्ञान की परंपराओं को आज लोगों के बीच में ये जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे वो जीरो का आविष्कार हो या बहुत सारी बातें अब जो आगे आ रही है, तो ये हमारे देश की जो वैज्ञानिक सम्मेलन जो होते हैं उनके अंदर भी इन बातों पर चर्चाएं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक आशादायी चित्र है यदि हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि केवल परिवार में केवल जो आधुनिक विज्ञान है उसी की तरफ नहीं, तो जो हमारा मूल मातृ संस्था जो है, हमारी संस्कृत भाषा भी उसी का रूप है। बिल्कुल सही कि एक वैज्ञानिक जहाँ पर स्वर है, वर्ण है और उनका दंत तालव्य इतना बारीकी से उसका रिसर्च किया गया है और उसी के आधार पर मंत्र बनते। इसके लिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। तो ये भाषा से लेकर के यदि हम देखेंगे तो आज लोगों को ये पता हो गया है कि संस्कृत के मंत्र आप बोलेंगे तो आपके बच्चे मेधावी होते हैं, उनके उच्चार जो है बहुत शुद्ध होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि संस्कृत केवल भाषा के रूप में नहीं, तो आपके अंदर भी वो बदलाव करती है। तो इन दृष्टिकोण से हमारे परिवार यदि इसको देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो सारी व्यवस्था जो है ये आगे बढ़ेगी। और मैं इस बात को अंतिमता रखना चाहूँगा कि एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन इकोनॉमिस्ट है एंगस मैडिसन, उसने जो कहा है कि पूर्व का भारत ये विश्व का सबसे प्रगत भारत था, सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से जो उन्नत भारत था। तो एंगस मैडिसन ने जिस शताब्दी की बात कही है, तो उस शताब्दी को यदि हम छोड़ देते हैं तो आज फिर एक बार भारत उसी तरीके से बढ़ सकता है। और एंगस मैडिसन ने जो इतिहास का भारत बताया है वो भविष्य का भारत भी उसी प्रकार से होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से हम सभी को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि इतिहास के भारत से भविष्य का भारत बनेगा। 1947 के बाद से लेकर के 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था चली थी वो 3.5% की दर से चली थी। लेकिन 1991 जब हम मुक्त अर्थव्यवस्था के दौर में गए, उदारीकरण के दौर में गए, तब से लेकर के 2022 31 वर्ष हुए हैं, 8.5% की दर से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचिएगा पहले कुछ वर्षों में हमने क्या खोया था, लेकिन उसके बाद में जब हमने प्रगति हासिल की, विश्व के अधिकांश देशों से बेहतर स्थिति में आज हम कार्य कर रहे हैं। और कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ समय में हम $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विश्व के सम्मुख अपनी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी जड़ों पर काम अवश्य ही करना होगा। बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका पधारने के लिए और इतनी सुंदर बात हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों को समझना होगा कि हम जब अपने शास्त्रों की बात करते हैं, रामायण और महाभारत की बात करते हैं, तो ये ऐतिहासिक कथा नहीं है बल्कि ये कथात्मक इतिहास है। इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझिए, उसका मर्म समझिए और उसके बाद आपका वर्तमान कर्म कैसा होना चाहिए इसे भी आप समझ जाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।